Yeah, today I have a very significant topic। और चूंकि हम न्यू लिटरेचर को लेके बात कर रहे हैं जिसमें स्पेशली रशियन राइटर्स को या जो रशियन राइटर्स हैं, जो रशियन पीस ऑफ लिटरेचर है उसे कवर कर रहे हैं। Until now I have covered एंटन चेखोव को मैंने कवर किया है। एंटन चेखोव के अलावा मैक्सिम गोर्की को मैंने कवर किया था। आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम व्लादिमीर लेनिन की बात करेंगे। व्लादिमीर लेनिन के बाद हम स्टालिन पर बात करेंगे। अगर आप देखेंगे कि जो व्लादिमीर लेनिन है ये किस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है फॉर यूजीसी नेट के लिए, तो हियर यू गेट की कुछ वर्ड है जिस वर्ड्स को मैंने डिफाइन करने की कोशिश की है। और व्लादिमीर लेनिन का जो पीरियड है वो मार्क्सिज्म का या मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का या जो रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में हैपन हुआ था, ये सब उसका कल्मिनेशन रहा, पीक पॉइंट रहा है। तो यू गेट हियर व्हाट दिस इज द इमेज ऑफ व्लादिमीर लेनिन का ये इमेज रहा है। और एक सुप्रीम लीडर और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के एक तरह से स्टांच सपोर्टर वो रहे हैं। और 1917 में जो रूस की क्रांति है उसके बड़े नायक में से एक थे। तो यू कम हियर टू व्हाट यू कम टू हियर की जो इनका नाम रहा वो क्या है, व्लादिमीर इलिच उलियानोव, ये इनका नाम था। इनका जन्म 10 अप्रैल 1870 में हुआ है। इनकी जो डेथ हुई है 1924 में हुई है। और ज्यादातर जो ये फेमस है व्लादिमीर लेनिन के नाम से फेमस है। तो देर आर सम सिग्निफिकेंट पॉइंट्स विच वी हैव टू रिमेम्बर कि व्लादिमीर लेनिन ही वाज बोर्न ऑन 22 अप्रैल, या आप देख सकते हैं कि 1870 में और फिर 21 जनवरी 1924 को डेथ हुई थी, फेमस एज व्लादिमीर लेनिन। इनको एक टाइटल देगा वॉज अ रशियन रिवोल्यूशनरी। ये जो है क्या थे, रूस के बहुत बड़े क्रांतिकारी यो में से एक थे, पॉलिटिशियन एंड पॉलिटिकल थियरिस्ट। ये सारा का सारा चीज रहा, चूंकि जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का सपोर्टर रहा हो, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को पूरे यूरोप में फैलाया हो, और जो यूएसएसआर एक तरह से अविभाजित रूस, वह रूस जिसका विभाजन ना हुआ हो उसका एक मुख्य हीरो रहा हो, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि द रोल ऑफ दिस मैन। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे ही सर्व्ड एज द फर्स्ट एंड फाउंडिंग हेड गवर्नमेंट ऑफ सोवियत रसा। जो पूरा सोवियत रसा था उसमें जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पर जो गवर्नमेंट बनी थी 1917 ईस्वी में, उसके एक बड़े लीडर थे। तो सोवियत रसा 1970 और कब वहां से लेकर 1924 तक, और 1924 में ही उनकी डेथ भी हो जाती है। यू कैन जस्ट सी कि एक प्रोमिनेंट फिगर, प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन, एक्टिविस्ट, और पूरा यूनाइटेड जो रूस रहा है, जो सोवियत रूस रहा है, उसके एक बड़े नायक में करके तो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर सिद्ध हुए हैं। यू फाइंड हियर कि ही वाज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। और इसके अलावा जो है वन पार्टी सोशलिस्ट स्टेट गवर्न्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। आइडियोलॉजिकली अ मार्क्सिस्ट, हिज डेवलपमेंट ऑफ द आइडियोलॉजी इज नोन एज लेनिनिज्म। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि लेनिनिज्म क्या है। लेनिनिज्म कुछ नहीं है, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का विस्तार है। जिस हिसाब से लेनिन ने मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया, यह उसी का विस्तार है। तो यू फाइंड व्हाट की डेवलपमेंट ऑफ द आइडियोलॉजी, और वो जो है वो क्या है, वो एक आइडियोलॉजी का डेवलपमेंट है। किसकी आइडियोलॉजी का डेवलपमेंट है? कार्ल मार्क्स की। चूंकि कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी से बहुत इंस्पायर्ड थे, मोटिवेटेड थे, इन्फ्लुएंस्ड थे, एंड उस आइडियोलॉजी को इन्होंने पूरे रूस में फैलाया और कैपिटलिज्म के विरोध में खड़ा किया। तो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट कि व्हेन यू टॉक अबाउट लेनिन, लेनिनिज्म, किसी व्यक्ति के नाम पर अगर कोई आइडियोलॉजी पड़ जाए, दैट इज कि मार्क्स के नाम पर मार्क्सिज्म, लेनिन के नाम पे लेनिनिज्म, इससे पता चलता है कि उसकी जो पर्सनालिटी थी वह एक बड़ी पर्सनालिटी उसका रहा। सो दीज आर द सिग्निफिकेंट पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेम्बर कि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी एंड लेनिनिज्म। तो लेनिनिज्म इज नथिंग एट ऑल, लेनिनिज्म इज ओनली द, आप कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी ऑफ कार्ल मार्क्स विच वाज डेवलप्ड बाय लेनिन, जो कि लेनिन के द्वारा फैलाया गया फला फूला वही आइडियोलॉजी क्या है, लेनिनिज्म है।
एक पॉइंट। तो इन दिस शीट व्हाट डिड यू गेट? इन दिस शीट यू केम टू नो अबाउट व्लादिमीर इलीक उलियानोव, और उनको जो है व्लादिमीर लेनिन के नाम से जाना जाता है, और रशियन रिवोल्यूशनरी पॉलिटिशियन एंड पॉलिटिकल थियरिस्ट, और जो 1917 से 1924 में रूस में जो गवर्नमेंट बना था उसके लीडर थे वो। और सोवियत यूनियन या सोवियत रसा को उन्होंने जो है क्या किया, एक ऊंचाई पे पहुंचाया और यूरोपियन इंपीरियलिज्म से बचाया जो है। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद उन्हें, या फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय जो है उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जहां पे दबदबा कायम हो रहा था किसका, खास करके यूरोपियन इंपीरियलिज्म का, उसको उन्होंने खत्म किया, उसको उन्होंने चैलेंज किया। और यूरोपियन इंपीरियलिज्म कैपिटलिज्म की दुहाई हमेशा दिया हुआ है, वो कैपिटलिज्म पर बेस्ड था। ब्रिटिश एम्पायर, फ्रेंच, पुर्तगीज, डच, ये सब जो है वी फाउंड की हाउ दे रूल्ड, हाउ दे just used the lands of Asia, Africa, America, and made the citizens who were living in these areas, they have been treated as second class citizens. तो I just want to tell you कि कम से कम रूस ऐसा था जो दुनिया में इंपीरियलिज्म को चैलेंज किया, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को चैलेंज किया, और उसको चैलेंज करने वाले एक बड़े नेता कौन रहे? लेनिन रहे। तो दीज आर द पॉइंट्स विच यू गॉट हियर। उसके बाद वही सेम उन्हीं का ही जो है एक पूरा का पूरा पॉइंट है कि 6 जुलाई 1923 से लेकर 21 जनवरी 1924 तक वो अपने ऑफिस में थे। इस तरह की चीजें रही है। उसके बाद जब उनका डेथ होता है तो उनकी जो कुर्सी संभालते हैं या उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो कौन है? अलेक्जेल रिकॉब, अलेक्जेल रिकॉब। और उनका जो शासन था 1917 से लेकर 1924 तक का था, 1917 से 1924 तक था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड। बाकी वहां पे वही सारी बातें की गई है। 22 अप्रैल 1870 को जन्म हुआ है, 21 जनवरी 1924 को उनकी डेथ हुई है। गोरकी मास्को में उनको दफनाया गया था। बॉर्न और डेथ का ये चीजें रहा है। अब उसके बाद जो अगर आप देखेंगे तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनका रेस्टिंग प्लेस है लेनिन्स माउसोलियम मॉस्को में है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या थी? RSD LF, बोल्शेविक से भी जुड़े थे, रसन कम्युनिस्ट से भी, और तमाम चीजें अदर पॉलिटिकल पार्टीज। उनकी वाइफ कौन रही है? नादेजा क्रुप्सा, क्या जो भी नाम रहा है, पेरेंट्स से सब रिलेटिव जैसे कोई। अल्मा मैटर उनका सेंट पीटर्सबर्ग इंपीरियल यूनिवर्सिटी के वो प्रोडक्ट रहे हैं। तो ये दो तीन पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना, खासकर उनका अल्मा मैटर को ध्यान में रखना, पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब उसके बाद एक चीज और लेकर के कि कुछ टर्म है जो मैंने डिफाइन किया है। ऐसा नहीं कि इनका ये कोई लिटरेरी फिगर नहीं रहे हैं या इन्होंने कोई बड़ा नॉवेल नहीं लिखा था। तो ही वॉज नॉट अ लिटरेरी फिगर, बट यू केम टू नो कि वो जो थे वो क्या थे कि अगर आप देखेंगे तो जो लेनिन है वो एक पॉलिटिशियन थे, लीडर थे, एक्टिविस्ट थे, एंड जस्ट यू कैन से कि uh, एक उन्होंने प्रोपागैंडिस्ट टाइप के थे। और किसका उन्होंने प्रोपागेट किया? मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का प्रोपागेट किया। तो जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का उन्होंने बढ़ाया वो इतना ज्यादा बढ़ा पूरी दुनिया में कि उस आइडियोलॉजी को कार्ल मार्क्स के बाद अगर कोई बड़ा नाम आता है तो लेनिन आता है। और उनके नाम पर उस विचार को लेनिनिज्म कहा गया, लेनिनवाद कहा गया। तो लेनिनिज्म इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। एक चीज ध्यान में रखना, यह एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, राजनैतिक विचारधारा है, डेवलप्ड बाय रशियन मार्क्सिस्ट, जो रूस के कार्ल मार्क्स ने इसको डेवलप किया था। रिवोल्यूशनरी व्लादिमीर लेनिन दैट प्रोपोजेस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरियट। और जो है इस विचारधारा को व्लादिमीर लेनिन ने फैलाया और कहा कि हमें जो है जो तानाशाही एडॉप्ट करना चाहिए वह किसका होना चाहिए? प्रोलिटेरियट होना चाहिए। द वर्ड प्रोलिटेरियट रिफर्स टू व्हाट? जागृति इज आस्किंग मानवी की वॉइस क्लियर है क्या? वॉइस नहीं क्लियर है? मानसी इज राइटिंग क्लियर है?
Yeah, just respond me. Are you getting my voice? ओके ओके, इट मीन्स आवाज जा रही है। मुझे लगता है जागृति की तरफ से नेटवर्किंग इशू है। सो आई वॉज टेलिंग यू व्हाट कि जो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, और वह पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को क्या नाम दिया गया, लेनिनिज्म नाम दिया गया। यह आइडियोलॉजी किस पर आधारित रहा है, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पर। और इसको कार्ल मार्क्स की इस आइडियोलॉजी को रूस में व्लादिमीर लेनिन ने बहुत ज्यादा प्रपोज किया, उसको इस्टेब्लिश किया। और इस आइडियोलॉजी का एजेंडा क्या था, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरियट। कि जो प्रोलिटेरियट है, प्रोलिटेरियट कौन है, प्रोलिटेरियट जिसे आप कह सकते हैं कि सर्वहारा वर्ग, जो वर्कर्स है, डेली वेजर्स है, और जो किसान, छोटे किसान है, उनकी गवर्नमेंट को स्थापित किया जाए। उनको, उनका जो शेयरिंग हो नेचुरल रिसोर्सेज में, हर चीज उनकी आवाज को बुलंद किया जाए। ये जो आइडियोलॉजी थी, और इनके द्वारा जो गवर्नमेंट को का चुनाव किया गया, बनाया गया, उसी को क्या कहा जाता है, प्रोलिटेरियट कहा जाता। तो इन दिस क्लास आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन दीज डिफिकल्ट वर्ड्स। इस क्लास का मकसद यही है कि जो डिफिकल्ट वर्ड है, लेनिनिज्म, मार्क्सिज्म, और उसके बाद प्रोलिटेरियट, क्लास स्ट्रगल, उसी सबको एक्सप्लेन करने का एक मकसद रहा है। So, if anyone asks you what is Leninism, Leninism is a political ideology based on the ideology of Karl Marx. And in the ideology of Karl Marx, what has been said ki that we have to raise the issues related to proletariat, and we have to just establish such a type of government that cooperates, coordinates, या that functions, या that works for the welfare of the proletariat। या प्रोलिटेरियट की सरकार जो है, प्रोलिटेरियट का क्या मतलब होता है, जो डेली वेजर्स है, मजदूर वर्ग है, और साथ ही साथ जो फैक्ट्री में वर्कर्स है, और जो आपके पीजेंट्स है, छोटे किसान है, उनकी सरकार जो है। और ये सरकार 1917 में रूस में बनी जो है। इसका मकसद क्या था कि इस वर्ग को, वंचित वर्ग जिसे कहा जाता है, शोषित वर्ग जिसे कहा जाता है, इसकी आवाज को सुना जाए और इसके राइट्स को इन तक, यहाँ तक इनको दिया जाए। Proletariat led by Revolutionary Vanguard Party as the political prelude to the establish of communism। और इसी विचारधारा ने किसका, कौन सी गवर्नमेंट का, कम्युनिज्म का इस्टेब्लिश किया। कम्युनिज्म, आप एक कभी हमें नहीं समझना है कि कम्युनिज्म का मतलब आइडियोलॉजी ऑफ कार्ल मार्क्स। कम्युनिज्म का मतलब कि लेनिनिज्म, एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि क्या करती है, आप कह सकते हैं कि वंचितों, शोषितों, मार्जिनलाइज सेक्शन के लोगों की आवाज को सुनती है और उनके लिए काम करती है। दैट इज द कम्युनिज्म। द फंक्शन ऑफ द लेनिनिस्ट वैनगार्ड पार्टी इज टू प्रोवाइड द वर्किंग क्लासेस। किसके लिए बात करना, वर्किंग क्लासेस की बात करना। और वर्किंग क्लासेस के लिए क्या बात करना, उनके पॉलिटिकल कॉन्शसनेस को लेकर के बात करना, कि राजनीतिक रूप से वे जागरूक हो, अपनी एजुकेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन, और जो उनका रिवोल्यूशनरी लीडरशिप है उस पर बात करें। और कैपिटलिज्म जो उनको ये बहुत पीछे ले गया है, या कैपिटलिज्म जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ है, उस पर अटैक किया जाए। तो देर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, देर आर सर्टेन सिग्निफिकेंट पॉइंट्स जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। एक तो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट पे बात होती है, नंबर वन पॉइंट, किसमें, प्रोलिटेरियट या कम्युनिज्म। कम्युनिज्म जो होता है वो किसको लेकर के बात करता है, इक्वलिटी, जस्टिस, सोशलिज्म, समाजवाद, क्लासलेस सोसाइटी, क्लास स्ट्रगल, दिस सिक्स यू फाइंड। इसके अलावा जो लेनिनिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडरशिप है वो किसकी आइडियोलॉजी पर बेस्ड ऑन है, कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी पर। और विशेषकर उनका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या किताब, उनकी किताब का क्या नाम रहा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, आप कह सकते हैं कि यह एक ऐसा मैनिफेस्टो जिसमें कुछ एजेंडा डिसाइड किया गया, और उस एजेंडे में किसको लेकर के बात की गई कि सोसाइटी में वर्ग संघर्ष ना हो, क्लासलेस सोसाइटी हो, समाज के सारे लोगों को जो है क्या मिले, राइट्स मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। और जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्रकृति के द्वारा दी गई जो चीजें हैं, जैसे वाटर हो गया, फूड हो गया, या और भी जितना प्रकृति ने जो भी चीजें मुहैया कराई है,
उन सब पे जो है कॉमन शेयरिंग को, कॉमन होल्डिंग, ऐसा ना हो कि एक क्लास उसको होल्ड कर ले और उसकी जो है मार्केटिंग करना शुरू कर दे। जैसे यू कैन जस्ट सी कि अगर आपको मिनरल वाटर चाहिए तो यू हैव टू पे 20 रुपी, देन यू विल गेट अ 1 लीटर बॉटल मिनरल वाटर का। तो ये जो होता है ये सबके उसमें संभव नहीं है। इस पार्टिकुलर चीज को लेकर के हम समझ सकते हैं कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहाँ पे काम कर रहा है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दिस इज द मैनिफेस्टो ऑफ फ्रेडरिक एंजिल एंड दिस इज द मैनिफेस्टो ऑफ दिस इज द मैनिफेस्टो ऑफ कार्ल मार्क्स जो है। और अगर आप इस पे बात करते हैं कि द मोस्ट एडवांस रिजोल्यूट सेक्शन ऑफ द वर्किंग क्लास, और इस मैनिफेस्टो में किसको लेकर के बात किया गया, वर्किंग क्लास को लेकर के बात किया गया। वर्किंग क्लास पार्टीज ऑफ एवरी कंट्री, कि हर कंट्री में एक वर्किंग क्लास पार्टी डिसाइड की जाए जो उनके राइट्स को, जो उनके अधिकारों को लेकर के बात करे। उसके बाद आता है कि सो इन दिस सेक्शन व्हाट डिड यू केम टू नो, यू केम टू नो अबाउट लेनिनिज्म, you came to know about proletariat, you came to know about communism, you came to know about political consciousness, you came to know about capitalism, you came to know about the communist manifesto, और जो पॉलिटिकल पार्टी का गठन जो हो वो कैसी पार्टी होना चाहिए, दैट शुड बी वर्किंग क्लास पार्टी होना चाहिए एवरी कंट्री में, जो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट पे बात कर सके। ये अभी हम लोगों ने जितना बात किया कि लेनिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडरशिप इज बेस्ड अपॉन द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट पार्टी का, ठीक है, वहां से पे उस पर बात हुई थी। और सोशलिज्म वी नो इट वेरी वेल, समाजवाद, मटेरियलिज्म जो भौतिकवाद या कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट रहा है। इसके अलावा जो है और कुछ जैसे क्वेश्चन कभी कभार आता है कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन या आप कह सकते हैं रसल रिवॉल्यूशन कब हुआ, तो 1917 में अक्टूबर रिवॉल्यूशन, और उसकी बाद जो है लेनिनिज्म पूरी दुनिया में फैला जो है। दिस थिंग्स वी फाइंड। तो इस शीट में और आपको कुछ नहीं कवर करना है, यू हैव ओनली टू कवर अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917 या रसल रिवॉल्यूशन, जिससे लेनिनिज्म ने क्या किया, लेनिनिज्म वाज द डोमिनेंट वर्जन ऑफ मार्क्सिज्म इन रसा। इसी के बाद अगर कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज लेनिनिज्म, लेनिनिज्म इज नथिंग, इट्स ओनली द डोमिनेंट वर्जन ऑफ मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म का एक दूसरा रूप जो है वो लेनिनिज्म रहा है। और समाजवाद एक उसका विचारधारा रहा है लेनिनिज्म का, मार्क्सिज्म का। समाजवाद किसके खिलाफ काम किया, मटेरियलिज्म के खिलाफ काम किया है या कैपिटलिज्म के खिलाफ काम किया हुआ है। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो क्या है, इट वाज अ मैनिफेस्टो प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक एंजल और कार्ल मार्क्स ने, जिसमें प्रोलेटेरियट वर्क को लेके बात हुई है। अब इस सेक्शन में ये चीज इंपॉर्टेंट है, प्रोलेटेरियट किसको कहा गया। A proletariat revolution or proletariat revolution is a social revolution. यह सोशल रिवोल्यूशन रहा जी। इस रिवोल्यूशन में किसका, इन विच द वर्किंग क्लास, यह एक ऐसा जो है रिवोल्यूशन था जो वर्किंग क्लास के द्वारा प्रिपेयर किया गया या कंट्रीब्यूट किया गया। तो जो प्रोलिटेरियट रिवोल्यूशन है, जो प्रोलिटेरियट रिवोल्यूशन का अपना एक मकसद है या किसके द्वारा तैयार किया गया, इट वाज जस्ट प्रिपेयर्ड बाय वर्किंग क्लास अटेम्प्ट टू ओवरथ्रो द बूर्जुआ। और इसमें जो है क्या किया गया, ये जो क्लास था, इस क्लास का मकसद था कि बूर्जुआ सोसाइटी के खिलाफ चीजों को खड़ा किया जाए। अब बूर्जुआ सोसाइटी क्या है, बूर्जुआ सोसाइटी वह सोसाइटी है जिसमें हम ये देखते हैं कि जो आप कह सकते हैं कि जो अपर क्लास रहा है, जो अपर क्लास के लोग रहे हैं, जो अपर क्लास की मेंटेलिटी रही है, जो कैपिटलिस्ट के सोच वाले थे, जो ओनर ऑफ द फैक्ट्री थे, या जो आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े पोस्ट पर को होल्ड करने वाले लोग थे, वो सारे के सारे लोग किस पे आते हैं, बूर्जुआ में, BOURGEOISIE। तो बूर्जुआ के अगेंस्ट में जो क्लास आया वो क्या था, प्रोलिटेरियट था। और ये जो प्रोलिटेरियट ने जो मूवमेंट चलाया उसको प्रोलिटेरियट रिवॉल्यूशन कहा गया। और यह एक सोशल रिवॉल्यूशन था जिसमें पूरा कंट्रीब्यूशन किसका था, वर्किंग क्लास का था। और वर्किंग क्लास ने क्या किया कि उन्होंने बुर्जुआ की शक्ति को कमजोर करने की कोशिश की, उनको ओवरथ्रो करने की कोशिश की, और जिसकी वजह से पूरा पॉलिटिकल जो प्रीवियस पॉलिटिकल सिस्टम था उन्होंने उसको चैलेंज किया। प्रीवियस पॉलिटिकल सिस्टम क्या था कि बड़े बड़े घराने के लोग, जो जार शासन था, बड़े बड़े घराने के लोग पूरा
शासन करते थे, डिक्टेटरशिप का मामला था, राजा रानी, लैंडलॉर्ड, फ्यूडलिज्म, उन्हीं का आदेश, उन्हीं उनका द्वारा शोषण किया जाना, कोई आदमी आवाज ना उठा सके, वो लग्जरियस लाइफ जीते थे। तो उसमें एक जो क्रांति आई है, वह क्रांति ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। प्रोलिटेरियन रिवॉल्यूशंस आर जनरली एडवोकेटेड। जो प्रोलिटेरियन रिवॉल्यूशंस है, उसकी अपनी जो विचारधारा है, उसमें क्या है, सोशलिस्ट है, कम्युनिस्ट है और एनार्किस्ट है। ये तीन विचारधारा एडवोकेटेड बाय सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और एनार्किस्ट जो है, इन सारे लोगों से। सोशलिस्ट समाजवादी विचारधारा, कम्युनिस्ट भी उसी सोशलिस्ट का एक रूप है जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में आया हुआ था। दुनिया में कहां से प्रोलिटेरियट की शुरुआत होती है? द कंसेप्ट ऑफ अ रिवोल्यूशनरी प्रोलिटेरियट वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय फ्रेंच रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट। करें कि जो कॉन्सेप्ट है प्रोलिटेरियट का, ये सबसे पहले फ्रेंच रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट, जिनका नाम था आगस्ट ब्लांकी ने इसकी शुरुआत की थी, द पेरिस कम्यून। और इन्होंने कहां पे शुरू किया था? द पेरिस कम्यून से। कंटेम्परेरी टू बैंक्वी एंड मार्क्स, जो बैंक्वी और मार्क्स के कंटेम्परेरी थे, बीइंग व्यूड बाय सम ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट एट अ प्रोलिटेरियन यूनियन रिवॉल्यूशन। और उनको ये देखा जाता है कि प्रोलिटेरियन रिवॉल्यूशन का जन्मदाता अगर कहा जाए, या प्रोलिटेरियन क्रांति को एक रूप देने वाले आदमी का नाम क्या था? फ्रांस के आगस्ट ब्लांकी थे। इसके अलावा Marxists believe proletarian revolution can and will likely happen in all कैपिटलिस्ट कंट्रीज। मार्क्सिस्ट ने इसी चीज को और आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा जहां पर कैपिटलिज्म है वहां पर प्रोलिटेरियन रिवॉल्यूशन होगा। चूंकि कैपिटलिज्म के नाम पर प्रोलिटेरियन के लोगों को दबाया गया, उनका शोषण किया गया, इसलिए जरूरी ये है कि हर कंट्री में, दुनिया में जहां जहां पर भी कैपिटलिज्म है, उसके अगेंस्ट में एक आइडियोलॉजी लाई गई। और उस आइडियोलॉजी को जब जमीन पर उतारा गया तो उसके सारे मानने वाले लोगों को क्या कहा गया? प्रोलिटेरियट कहा गया। उसमें उनके हक, उनके हुकूक की लड़ाई लड़ी गई। Related to the concept of world revolution, the objective of a proletarian revolution according to Marxist is to transform the bourgeois state into a worker state। उसका एकमात्र मकसद यही था कि जो बुर्जुआ स्टेट है उसको वर्कर स्टेट में तब्दील कर दिया जाए। बुर्जुआ स्टेट को वर्कर स्टेट में तब्दील करने का मतलब ये कि जो अमीर घराना है, जो लैंडलॉर्ड्स है, जो लैंड लेडीज है, किंग्स है, क्वींस है, फ्यूडल सिस्टम है, उसको चैलेंज किया जाए और वहां पर वर्कर्स का राज्य स्थापित हो, जो दबे कुचले सरभारा वर्ग के लोग हैं। The traditional Marxist belief was that a proletariat revolution could only occur in a country where capitalism has developed। और जो ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट थे उनका ये कहना था कि प्रोलिटेरियट वही जन्म लेगा जहां पे कैपिटलिज्म पहले से काम कर रहा है। चूंकि प्रोलिटेरियट तो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में बोलते हैं। जिस कंट्री में कैपिटलिज्म है ही नहीं है वहां पे यह विचारधारा पनप ही नहीं पाएगी। तो इसको पनपने के लिए किसकी जरूरत है? कैपिटलिस्ट का मतलब बाइनरी अपोजिशन पे काम कर रहा है। बाइनरी अपोजिशन क्या है? अगर कैपिटलिज्म है तभी वहां सोशलिज्म होगा या तभी वहां पे प्रोलिटेरियन गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो पाएगी। तो हमने यहाँ पे ये आपको डिफाइन किया। इस पेज में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कार्ल मार्क्स और लेनिन के कंट्रीब्यूशन से जो है, जो गवर्नमेंट बनी या जो आइडियोलॉजी आई, उसको मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म कहा गया। अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है कि मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म क्या है, तो मार्क्सिज्म कार्ल मार्क्स, लेनिनिज्म लेनिन की विचारधारा। कार्ल मार्क्स की विचारधारा को लेनिन ने फैलाया, उसकी एडवोकेसी की, उसको जमीन पर उतारा, पूरे रूस में उसको, रूस के बाहर भी उसको ले गए। तो इस वजह से तो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, या एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है। दैट वाज द मेन कम्युनिस्ट मूवमेंट थ्रू आउट द 20th सेंचुरी। यह जो है क्या था? एक मेन कम्युनिस्ट मूवमेंट था 20वीं शताब्दी में। डेवलप्ड इन रशिया बाय द बोल्शेविक। ये जो है रूस में डेवलप हुआ बोल्शेविक के द्वारा। इट वाज द स्टेट आइडियोलॉजी ऑफ द सोवियत यूनियन, सोवियत सैटेलाइट स्टेट्स ऑफ द ईस्टर्न ब्लॉक। यहाँ पे आपको कुछ नहीं समझना, बस यही है कि मार्क्सिस्ट और लेनिनिज्म या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है और इसको जो है क्या किया गया 20वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में या रूस में फैलाया गया। तो एक चीज ये रहा है, नथिंग एल्स इसमें, बाकी और कुछ नहीं है।
Then you find कि the history of communism encompasses a variety of ideologies, political movements sharing the core theoretical ways of common ownership. वही सारी बातें यहाँ पर आ रही है कि उसमें उन्होंने जो जो हिस्ट्री है कम्युनिज्म का, उसमें क्या रहा, एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसमें पॉलिटिकल मूवमेंट हो, कॉमन ओनरशिप हो, वेल्थ का, इकोनॉमिक इंटरप्राइज और प्रॉपर्टी सबको मिले, ऐसा ना कि एक ही क्लास को मिले जो है, और कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी से प्रभावित है। इसके अलावा उसमें बात किया गया कलेक्टिव प्रॉपर्टी की बात की गई, क्लासलेस सोसाइटी की बात की गई है, और यह एक सामाजिक आंदोलन के रूप में डेवलप हुआ। ऑल दीज थिंग्स वी कम टू नो। प्रोलिटेरियन इंटरनेशनलिज्म की बात की गई कि प्रोलिटेरियन गवर्नमेंट को पूरे विश्व में फैलाया जाए। तो ये हिस्ट्री रहा कि इसका हिस्ट्री ऑफ कम्युनिज्म का रहा है। देन यू फाइंड कि एक और शब्द है जिसका नाम है टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म क्या होता है? यह गवर्नमेंट का दूसरा रूप होता है। टोटलिटेरियनिज्म जो अराजकतावादी गवर्नमेंट, तानाशाही गवर्नमेंट जिसको आप कहते हैं। टोटलिटेरियनिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का एक दूसरा रूप है, एंड अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट प्रोहिबिट्स ऑल अपोजिशन पार्टीज। और जो है टोटलिटेरियनिज्म में जो है किसी भी अपोजिट पार्टी को का अस्तित्व नहीं रहता, सारी अपोजिट पार्टी को खत्म किया जाता है। और मैं नहीं कहता इन इंडिया में जो है जो अपोजिट पार्टीज है वो ऐसा ब्लेम आज की अपनी गवर्नमेंट पे लगाती है कि विपक्ष की किसी भी पार्टी को सरकार जीने नहीं देना चाहती है, तो उनके ऊपर जो लगाते हैं टोटलिटेरियनिज्म का, कि टोटलिटेरियनिज्म इट्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें यह एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें अपोजिशन में या अपोजिट पार्टीज को जो है क्या किया जाता है, चैलेंज किया जाता है, और उनको किसी भी तरह से जो है उनके अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश की जाती है। आउटलाज इंडिविजुअल एंड ग्रुप अपोजिशन, और इसके अलावा जो इंडिविजुअल है और जो ग्रुप अपोजिशन है, जो स्टेट के खिलाफ बात करते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ बात करते हैं, उन सब के खिलाफ तमाम कार्रवाई की जाती है। जैसे कहा जा रहा है कि सारा सीबीआई का या सारा ईडी का जो है यूज कहाँ पे किया जा रहा है, अपोजिशन की पार्टीज को लेकर के यूज किया जा रहा है। एंड इट्स क्लेम्स एंड एक्सरसाइज एंड एक्सट्रीमली हाई इफ नॉट कंप्लीट डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड रेगुलेशन ओवर पब्लिक एंड प्राइवेट life. It is regarded as the most extreme and complete form of authoritarianism. ये जो अथॉरिटेरियनिज्म गवर्नमेंट होती है उसी का सबसे बिगड़ा हुआ रूप टोटलिटेरियनिज्म है। अथॉरिटेरियनिज्म क्या है? डिक्टेटरशिप का। इन टोटलिटेरियन स्टेट्स पॉलिटिकल पावर इज ऑफन हेल्ड बाय ऑटोक्रेट्स। जब भी टोटलिटेरियनिज्म होगा या अथॉरिटेरियनिज्म होगा तो एक आदमी शासन करेगा, वो तानाशाह बन बैठेगा, ऑटोक्रेट हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि डिक्टेटर हो जाएगा, और उसी की तानाशाही में पूरा काम। ये चीज आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जैसे यू कैन जस्ट सी हिटलर का, मुसोलिनी का जो उसका था। एंड एब्सोल्यूट मोनार्क को जो है होगा, who employ all encompassing campaigns in which propaganda is a broadcast। और इसकी खासियत ये होती है कि या क्या करता है, मीडिया को कंट्रोल कर लेता है, अपनी चीजों को ही प्रोपागेंडाइज करता है कि उसी का काम है, वही सब कुछ किया, उसके अलावा पहले कुछ नहीं हुआ। जैसे आज के समय में जो है, आई एम नॉट सेइंग, बल्कि जो भी अगर आप बैठिए एक इंटेलेक्चुअल के बीच में, तो जो बीजेपी ये कहती है कि पिछले 70 सालों में क्या हुआ, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सारा चीज जो है अभी इधर जो है 10 सालों में हुआ। तो ये मीडिया को कैप्चर करना, मीडिया को कैप्चर करने के बाद जो है किसी एक आइडियोलॉजी को प्रोपागेंडाइज करना, फिर उसके बाद ये कहना कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, आज ही 10 सालों में। तो इस तरह का ये जो है अपोजिशन वाले आरोप लगाते हैं कि आज की जो गवर्नमेंट है वो टोटलिटेरियनिज्म पर काम कर रही है, अथॉरिटेरियनिज्म पर काम कर रहा है, एक ही आदमी की बात सुनी जा रही है, और एक पूरा एक डिक्टेटरशिप की ओर चल रहा है। ये एक जो मीडिया वाले बात करते हैं, ये इट्स नॉट माय ओपिनियन, ये मेरा अपना ओपिनियन नहीं है। Who employ all encompassing campaigns in which propaganda, उनमें वो कहते हैं कि एक प्रोपागेंडा तैयार किया जाता है और वही पूरा फैलाया जाता है, उसी पर वो पूरा का पूरा काम किया जाता है। तो इस शीट में आपको क्या पता चला? टोटलिटेरियनिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म, डिक्टेटरशिप का और एब्सोल्यूट मोनार्क का प्रोपागेंडा को लेकर के मास मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जाता है। अगला जो वर्ड है वो है मार्क्सिज्म है, क्लास कॉन्शसनेस है। When you talk about मार्क्सिज्म, तो मार्क्सिज्म में क्लास कॉन्शसनेस बहुत जरूरी है।
क्योंकि जो मार्क्सिज्म है वो टोटलिटेरियनिज्म के खिलाफ है, या जो है आप कह सकते हैं कैपिटलिज्म के खिलाफ है। जो टोटलिटेरियनिज्म है, अथॉरिटेरियनिज्म है, वो कैपिटलिज्म, पूंजीवादी सरकारें जितनी भी है, जस्ट लाइक यू कैन से कि अडानी का या अडानी समूह का सारे के सारे हवाई अड्डों पर कब्जा हो जाना, एलआईसी का जाना, एसबीआई की संपत्ति अडानी को जाना, तो अडानी ही क्या होंगे कि एक समय ऐसा आएगा कि वो वही ही भारत की सारी चीजों को कंट्रोल करेंगे। नौकरी भी उनके हाथ में होगी, इंस्टीट्यूशंस भी उनके हाथ में होंगे, वही डिसाइड करेंगे क्या पढ़ाया जाए क्या ना पढ़ाया जाए। तो ऐसे तमाम जो उभरते हुए पूंजीवादी शक्तियां हैं, चाहे वो भारत में हो, यूरोप में हो, दुनिया की किसी कोने में हो, तो उनके खिलाफ एक मुहिम हमेशा छेड़ी गई है। और जो मुहिम उनके खिलाफ छेड़ी गई उसका नाम मार्क्सिज्म रहा है। और मार्क्सिज्म कहता है कि एक व्यक्ति को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है। अडानी के अलावा भी भारत में बहुत सारे लोग हैं, या अंबानी घराने के अलावा, टाटा घराने के अलावा भारत में बहुत सारे लोग हैं जिनको की काम करना चाहिए, जिनको एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, जिनके लिए काम किया जाना चाहिए। खास करके डेमोक्रेटिक कंट्री में तो जिन लोगों ने गवर्नमेंट को चुना है, गवर्नमेंट का पर्पस है, उसके लिए काम करे, ना कि जो किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए काम करे। तो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी इसी पर काम करती है। मार्क्सिस्ट ये कहती है कि समाज के लोगों को कॉन्शियस रहना चाहिए कि कहीं उनके राइट्स छीने तो नहीं जा रहे हैं, कहीं उनके राइट्स किसी दूसरे को तो नहीं दिए जा रहे हैं, या उनकी प्रॉपर्टीज या उनकी चीजों को, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो गवर्नमेंट्स की संपत्तियां हैं, जो आपके टैक्स के से बनी बनाई गई है, कहीं उस ऐसा तो नहीं तो उसको बेच दी जा रही, किसी दूसरे को दे दिया जा रहा है। तो इसी पर मार्क्सिज्म काम करता है कि मार्क्सिज्म एक आइडियोलॉजी है जो क्लास कॉन्शियस की, क्लास का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि एक समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को कॉन्शियस और जागरूक होना चाहिए अपने राइट्स को लेकर, अपने उसको लेकर के। तो इसमें क्या किया गया, इज द सेट ऑफ बिलीव्स दैट अ पर्सन होल्ड्स रिगार्डिंग द सोशल क्लास, कि ये एक ऐसा विश्वास है जिसमें हर व्यक्ति को कहा जाता है कि आप आखिर क्या होल्ड कर रहे हैं, आप क्या पा रहे हैं, आपने क्या किया, आपकी क्या पोजीशन है, आपकी इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, आपके पॉलिटिकल राइट्स क्या है, आपका आइडेंटिटी क्या है, आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपका रोल क्या है सोसाइटी में, आपको क्या मिलना चाहिए, आपको क्या मिला। तो दोनों चीजें हैं। तो उसको लेकर के हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए उसका इकोनॉमिक रैंक क्या है सोसाइटी में, द स्ट्रक्चर ऑफ देयर क्लास, वो जिस क्लास में रह रहा उस क्लास का स्ट्रक्चर क्या है। ऑल दिस थिंग अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स इट इज अवेयरनेस। कार्ल मार्क्स का कहना था कि यह एक ऐसी जागरूकता है दैट इज द की टू स्पार्किंग अ रिवॉल्यूशन, जो किसी भी समाज में क्रांति को जन्म देती है। उन्होंने कहा कि क्लास कॉन्शसनेस यह एक ऐसी लोगों में जागरूकता उत्पन्न करता है कि यह एक क्रांति में तब्दील होती है। जब आप किसी से बात करते हैं कि आपकी सोशल स्टेटस क्या है, आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप इतना काम कर रहे हैं और आपको इतना मिल रहा है और आपको और मिलना चाहिए, आपके राइट्स और होने चाहिए, देन यू कम टू नो कि इसमें इतना, दैट वुड क्रिएट अ डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरियट। और इसी विचारधारा से किसकी सरकार बनती है, प्रोलिटेरियट की। समाज का जो आम आदमी है जब वो अपने राइट्स के प्रति जागरूक होता है तो उसके लिए संघर्ष करता है, उसके लिए जद्दोजहद करता है, देन उसकी आवाज सुनी जाती है। ट्रांसफार्मिंग इट फ्रॉम वेज अर्निंग, और जो पर डे कमाने खाने वाले लोग हैं तब उनकी पोजीशन बुलंद होती है। प्रॉपर्टी लेस मास, और यह जो है एक ऐसा आइडियोलॉजी है जो कम पैसे वाले लोगों को जागरूक करती है। प्रॉपर्टी लेस मास इनटू द रूलिंग क्लास। बहुत सारा समाज ऐसा जहाँ पे रूलिंग क्लास है, आप कह सकते हैं कि बुर्जुआ है, कैपिटलिस्ट है, वो लोग काम करते हैं। तो उन्हीं में एक ऐसा वर्ग है कि एक दो लोग पूरे देश को चला रहे हैं। तो जो एक दो लोग पूरे देश को चला रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठाना प्रोलिटेरियट का काम है। तो एक क्लास कॉन्सियसनेस है। देन यू फाइंड कि ये जारिस्ट ऑटोक्रेसी है। रूस में जार शासन था, यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा है। रूस में जो जार शासन था उसको जारिस्ट ऑटोक्रेसी कहा जाता है। जार शासन का राजतंत्र, मतलब जार शासन जो एक पूरा डायनेस्टी थी जो है, उसमें जो राजा निकल करके आए वो ऐसा कहा जाता है बहुत क्रूर थे, लोगों को दबाए, जो शोषित वंचित लोग थे उनके राइट्स को छीना गया। ऑल दिस थिंग, तो उनका भी खात्मा हुआ और इसी को जारिज्म कहा गया। वाज अ फॉर्म ऑफ ऑटोक्रेसी, या ऑटोक्रेसी का एक रूप था। कहाँ पर जो है रूस में, और उसमें एब्सोल्यूट मोनार्की थी और बाद में जो है इनका शासन खत्म हुआ।
और हम देखते हैं कि जो है रूस में एक क्रांति हुई जिसको क्या कहा जाता है, रसर रिवॉल्यूशन। तो जब रूसी क्रांति 1917 में हुई तब जार शासन का खात्मा होता है। एरिस्टोक्रेसी, जो एरिस्टोक्रेसी है इसे भी आपको पता ही है करता है। एरिस्टोक्रेसी जो शब्द है ये एंशियंट ग्रीक शब्द से आया हुआ है और इस एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है बेस्ट एंड क्राटोस का मतलब पार। वे लोग जो है जो पार या स्ट्रेंथ में सबसे अच्छे थे, जिनको शासन की जिम्मेदारी दी गई, जिससे आप कह सकते हैं कुलीन वर्ग। कहते हैं कि कुछ घराना होता है जिन घरानों के लोगों ने ही हमेशा रूल किया। जैसे भारत में सिंधिया घराना, सिंधिया घराने में ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसके पहले उनके फादर, उसके पहले आप देखेंगे उन सब लोगों के घरानों को लेकर के। और अभी तो बड़ा चर्चा में भी रहा था कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो पोयम लिखा हुआ है झांसी की रानी को लेकर के जो है, उसपे सिंधिया घराने ने क्या किया था कि अंग्रेजों के साथ वो मिल गए थे और उन्होंने जो है क्या किया था, आपका झांसी की रानी के अगेंस्ट में जाके काम किया था। तो इस तरह के तमाम बातें होती है। तो कुछ ऐसे कुलीन घराने थे जिनके हाथों में हमेशा शासन या सत्ता की बागडोर रही हुई है। तो ऐसे घराने को क्या कहा जाता है, एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक से हुई है और ग्रीक में ये दो शब्द से आया हुआ है। एरिस्टोक्राटिया एक शब्द था जिसका मतलब, या एरिस्टॉस, इसका मतलब होता है बेस्ट, और क्राटोस का मतलब होता है पार या इष्ट, सबसे अच्छे लोग जिनके हाथों में शासन सत्ता रही है। इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यह भी गवर्नमेंट का एक रूप है। दैट प्लेसेस स्ट्रेंथ इन द हैंड्स ऑफ, जिसमें जो है क्या किया जाता है, ताकत दी जाती है किसमें, स्मॉल प्रिविलेज्ड रूलिंग क्लास, कुछ छोटे लोगों के हाथ में, जो रूलिंग क्लास में हमेशा रहते उन्हीं के हाथ में पूरी शासन सत्ता होती है। द टर्म डिराइव फ्रॉम द ग्रीक, यह जो ग्रीक से आया हुआ है, एरिस्टोक्राटिया शब्द से आया, मीनिंग रूल ऑफ द बेस्ट, जो रूलिंग में सबसे अच्छे रहे। तो दिस इज एरिस्टोक्रेसी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बुर्जुआ। बुर्जुआ जो है हम लोगों ने पहले भी बात किया है कि जो बुर्जुआ शब्द है ये फ्रेंच से आया हुआ है। बुर्जुआ शब्द आपका फ्रेंच का है, ग्रीक का नहीं है। और बुर्जुआ में जो है एक ऐसा क्लास है जो बिजनेस क्लास का लोग रहते थे, इसमें मर्चेंट्स वगैरह। इस क्लास या एक ऐसा क्लास था जो बिजनेस क्लास था, या मर्चेंट्स, बड़े बड़े व्यापारी सौदागर थे जो है। इनकी जो उत्पत्ति हुई है लेट मिडिल एजेस में होती है और ओरिजिनली एज अ मिडिल क्लास, ओरिजिनली, और इन्हीं को क्या कहा गया था, मिडिल क्लास कहा गया था। और ये पीजेंट्स जो छोटे किसान होते थे और जो एरिस्टोक्रेसी के लोग होते थे उनके बीच के लोग होते थे। तो जो बुर्जुआ था, ये बुर्जुआ जो है बहुत अच्छा नहीं था। आप कह सकते हैं कि एक तो रूलिंग क्लास हो गया राजा रानी, लेकिन राजा रानी के और आम आदमी के बीच में व्यापार, जो व्यापारी वाला घराना था, व्यापारी का पूरा घराना जो है किसमें आया, बुर्जुआ। जैसे अगर आप ये कह सकते हैं कि टाटा घराना, और अंबानी घराना, या आप कह सकते हैं जैसे अभी आज के अडानी घराना, ऐसे तमाम घराने हैं जो कि पूरा बिजनेस करते हैं। और बिजनेस में इकोनॉमी का बड़ा इंपॉर्टेंट, जितना से ज्यादा उनके पास आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक पावर आएगा, और इकोनॉमिक पावर के आधार पे पूरी दुनिया रन कर रही, गवर्नमेंट तक बदल जाती है। तमाम आपने देखा कि कई कई जगहों पर विधायकों की खरीद फरोख्त डरा धमका करके सरकारें गिरा दी गई। उसमें तमाम पैसे का, पारका दोनों का इस्तेमाल किया गया। तो उसमें फंडिंग जो है तमाम घराने के लोग करते हैं अपने मन मुताबिक जो है पद, या अपने मन मुताबिक गवर्नमेंट को बैठाने के लिए जो है। तो जो बुर्जुआ है वो एरिस्टोक्रेसी नहीं है, हमें ध्यान में रखना है। एरिस्टोक्रेसी वो रहा है जो कुलीन घराना रहा है, जो बड़े बड़े राजा रानी के घराने थे। बुर्जुआ वो घराना रहा है जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, उनको जो है। और इनकी उत्पत्ति कब हुई थी, लेट मिडिल एज में हुई थी। छोटे किसानों को और एरिस्टोक्रेसी के बीच के जो लोग थे उसमें आए। आफ्टर द ओवरथ्रो ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक रिजीम्स, जब एरिस्टोक्रेटिक रिजीम्स खत्म हो गया 17वीं शताब्दी में और 18वीं शताब्दी में, द बुर्जुआ बिकेम द अपर क्लास एंड कैपिटलिस्ट। उसके बाद यही बुर्जुआ जो है क्या हुए, वे अपर क्लास बन गए और कैपिटलिस्ट बन गए। तमाम जो है राजा रानी के घराने का समापन हुआ और गवर्नमेंट का एक नया रूप आया, वह बुर्जुआ हुआ। तो राजा रानी के यही जो घराने थे या इन्हीं के लोग जो बिजनेसमैन बन गए, और फिर जो है शासन सत्ता तमाम जगहों पे प्रजातंत्र आया। गवर्नमेंट के लोगों ने
आम आदमी ने उनको चुनना शुरू किया। तो इस तरह से या यू कैन जस्ट टेक द एग्जांपल कि इफ यू टॉक अबाउट राजा भैया प्रतापगढ़ के, तो राजा भैया का अपना एक घराना रहा है, राजकुमारी रत्ना सिंह का अपना एक घराना रहा है। तो ये सब जितने भी घराने थे, एक समय ये थे कि जब इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं तो यही लोग राजा रानी थे। जब आप कह सकते हैं डेमोक्रेसी आ गई, राजतंत्र खत्म हो गया, तो इन्हीं लोगों ने डेमोक्रेसी को अपने हाथों में ले अपने ढंग से कि कैपिटलिस्ट पूंजीवादी तो थे ही, पैसा तो था ही, और दूसरे ढंग से इन्होंने बिजनेस करना शुरू किया, शासन में अपनी पकड़ बनाई। ऑल दीज थिंग्स वी कैन यू कैन जस्ट सी, दे आर ट्रेडिशनली कंट्रास्टेड विद द प्रोलिटेरियट। ये जो घराना होता है ये प्रोलिटेरियट के बिल्कुल अलग होता है। प्रोलिटेरियट कौन से लोग होते हैं? आम आदमी। आम आदमी प्रोलिटेरियट होता है। और जो आम आदमी होता है, ना तो उनका संपत्ति पर अधिकार होता है, ना ही उनका कोई पॉलिटिकल पावर होता है, ना ही उनको बेहतरीन एजुकेशन मिलती है। लेकिन जो बुर्जुआ होगा उसका संपत्ति पर भी अधिकार होगा, पॉलिटिकल पावर भी उसके हाथ में होगा, एजुकेशन भी उसके हाथ में होगा, as well as their access to and control of cultural and financial capitalism। और उसका तमाम कंट्रोल होगा कल्चरल और फाइनेंशियल कैपिटलिज्म पर। they are sometimes divided into a petty petty middle large upper and ancient bourgeois and collectively designated the bourgeois। इनको कई हिस्सों में बांटा जाता है, उस डिवीजन को हमें नहीं, बस हमें समझना है कि बुर्जुआ क्या है या बुर्जुआ सोसाइटी क्या होती है। देन यू फाइंड कि अब बहुत उसमें ऐसा कुछ नहीं है, लगभग हमने सब बता दिया। मार्क्सिस्ट फिलॉसफी आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो मार्क्सिस्ट फिलॉसफी है वो किसके लिए काम करती है? प्रोलिटेरियट, सर्वहारा वर्ग के लिए, वंचितों के लिए। वो चाहती है कि जो प्रोलिटेरियट हो उसकी गवर्नमेंट बने और वो पार में आए और बुर्जुआ को चैलेंज करे जो है। और इसके अलावा मार्क्सिस्ट किसके खिलाफ काम करती है? कैपिटलिस्ट के खिलाफ काम करती है और कम्युनिस्ट इकोनॉमी की बात करती है, कम्युनिज्म को सपोर्ट करती है और वर्कर्स का सपोर्ट करती है। इन सब चीजों को हम बात करते हैं। और जो डिक्टेटरशिप ऑफ द बुर्जुआ उसको खत्म करने की बात करती है। ऑल दीज थिंग्स यू सी। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जो मार्क्सिस्ट फिलॉसफी है और कुछ नहीं है। मार्क्सिस्ट फिलॉसफी प्रोलिटेरियट गवर्नमेंट की बात करती है। प्रोलिटेरियट कैसी गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट ऑफ द कॉमन पर्सन, कॉमन आदमी का, कि शासन सत्ता आम आदमी के हाथ में हो, शक्तियों के तमाम सोर्सेज आम आदमी के हाथ में, तमाम इंस्टीट्यूशंस आम आदमी के हाथ में हो, और जो कैपिटलिस्ट जो पूंजीवादी सरकार है उसके अगेंस्ट पे या उसको खत्म किया जाए। वर्कर्स ही सब कुछ होने चाहिए, वही डिसाइड करे। ऑल दीज थिंग्स यू कम टू नो इसमें रहा है। लास्ट का है कि इसमें मैंने बताने की कोशिश की कि जो लेनिन थे, लेनिन ने एक किताब पे काम किया था, उस किताब का नाम है द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया, 1899 में। एक बार इसे हमें चेक भी करना है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज भी हूँ, लेकिन आप ये देखेंगे कि यह उनका कहा जाता है एक सबसे लॉन्गेस्ट बुक रहा है, विच क्रिटिसाइज्ड द एग्रेरियन सोशलिस्ट एंड प्रोमोटेड अ मार्क्सिस्ट। जो एग्रेरियन सोशलिस्ट को क्रिटिसाइज करता है लेकिन मार्क्सिस्ट एनालिसिस ऑफ रसन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है। So you come to know this is the name of the book, The Development of Capitalism in Russia 1890 में। इस बुक पे क्या बात की गई है? एग्रेरियन सोशलिस्ट की आलोचना की गई है, लेकिन मार्क्सिस्ट एनालिसिस का रसन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की गई। पब्लिश अंडर द सूडोनिम ऑफ व्लादिमीर इलिन, और ये किताब जो पब्लिश हुई थी सूडोनिम, और सूडोनिम क्या था? व्लादिमीर इलिन उनका नाम था। ये सब चीजें बाद में उसका काफी इंपॉर्टेंस रहा। सो आज की क्लास थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ज्यादा है, शब्द ऐसे थे जो आपको हो सकता है कि आ, काफी कुछ आप पहले से जान रहे हो, कुछ नए शब्द भी आपके सामने आए होंगे। लेकिन आई ट्राइड माय बेस्ट कि अगर आप रसल लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो पूरा रूस का लिटरेचर, रूस का साहित्य इसी आइडियोलॉजी पर काम किया हुआ है। तो अगर आज हमने लेनिन को पढ़ा तो आने वाले समय में हम स्टालिन पर भी बात करेंगे, और स्टालिन के साथ साथ हम चाहेंगे कि हम इन सारी विचारधारा को लेकर के जो एनिमल फार्म है उसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। एनिमल फार्म में ये सारी विचारधारा आपको मिलेगी, उसका उसमें एप्लीकेशन बताएगा जॉर्ज ऑरवेल का। सो यू कैन जस्ट आई थिंक नाउ यू हैव एंजॉयड, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर ब्यूटीफुल कंपनी, थैंक्स ज्वाइनिंग फॉर दिस सेशन and spending precious time with me. You can just give your feedback. How did you find this class? uh, Manvi Shukla writing, thank you sir. Mansi Saror, thank you. Manisha, thank you. So thanks to all of you.
I think you all have enjoyed. If you have any problem, if you have any issue, you can just leave message in group, and also you can send me individually if you have any issue or any problem. Okay, Shubham, thank you, Shubham, and thank you, Manvi. Thank you, Ishika and Manisha. Okay.